आपका नाम जानना मैं विजय रावल और यहाँ पे मैं इंडिया में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, गाजियाबाद से, और यहाँ पे मैं 2013 से लैंकिन में हूँ। तो सर लैंकिन आपने कब ज्वाइन किया और अभी तक का आपका एक्सपीरियंस लैंकिन के साथ में कैसा रहा? लैंकिन में 2013 मई 2013 में ज्वाइन किया और लैंकिन के साथ काम करने का एक अलग ही उसका स्वाद है मैं कहूँगा, क्योंकि लैंकिन एक हम बहुत चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में काम करते हैं। एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहे हैं, जो इस समय सभी के लिए बहुत कंसर्न का इशू है, और हम ऐसे कंपनी में काम कर रहे हैं जो वर्ल्ड में रिनाउंड है अपने काम के लिए, क्वालिटी के लिए, प्रोडक्ट के लिए, लेकिन इंडिया में वो नई शुरुआत है। इंडिया में इम्प्लीमेंट इंडस्ट्री में इस तरह का कंपनी पहले कभी नहीं रही है। बहुत इम्प्लीमेंट इंडस्ट्री वो बहुत लोकल लेवल पे रहता है, इस तरह की कंपनी अभी तक नहीं थी, तो इसलिए अच्छा लगता है इस जगह पर काम करना। मेरा नाम संजय छाबड़ा। आपका लैंकिन से जुड़ाव कैसे हुआ और अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मैंने लैंकिन ज्वाइन किया जुलाई 2014 में, और इससे पहले मैं करीबन 25 साल ट्रैक्टर इंडस्ट्री में था। ट्रैक्टर और इम्प्लीमेंट का साथ है ही, इसलिए ट्रैक्टर से इम्प्लीमेंट इंडस्ट्री। तो मैं जानना चाहूँगा सर, लैंकिन जैसे कि एक इम्प्लीमेंट कंपनी है और वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, तो इस इंडस्ट्री का सफर जब इंडिया में शुरू होता है तो तब से लेकर तक की ग्रोथ कैसी रही है लैंकिन की, एंड क्या मेजर प्रोडक्ट इंडिया में लैंकिन लेकर आई है? हमने 2010 में शुरू किया इंडिया में कंपनी ऑपरेट की, और ये हमने यहाँ लैंड ली नागपुर में। तो पहले तो अक्सर ये क्वेश्चन होता था कि नागपुर में क्यों आए, तो नागपुर एक सेंटर ऑफ इंडिया, 0 माइल स्टोन कहते हैं। तो यहाँ होने से हमारा एक में जो लाभ हुआ ये रहा कि क्योंकि हम पैन इंडिया प्रोडक्ट बना रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट तमिलनाडु में भी हैं और पंजाब में भी हैं, तो हमारे लिए इसी है कि हम सेंटर में बैठे हैं, तो हमारे लिए दोनों तरफ के चारों तरफ इंडिया में हम कहीं भी सप्लाई करने में हमारे लिए इशू नहीं है। और हम हमारी कंपनी में केवल सेल ही नहीं, आफ्टर सेल भी है, तो उसकी भी टेक केयर हमें करनी है। तो उसके लिए हमें अच्छा रहता है कि हम ईजिली अप्रोचेबल जगह पर हैं। इसके अलावा जब हम 2010 में शुरू किया, 2012 में हमारा प्लांट तैयार हुआ। 2012 में प्लांट तैयार होने के बाद हमने प्रोडक्शन शुरू किया, कॉमर्शियल प्रोडक्शन 1 जनवरी 2013 से हमने शुरू किया। पहला साल में हम लोग हमारा जो मेजर फोकस महाराष्ट्र में था, वेस्ट महाराष्ट्र और पंजाब में हमने शुरू किया 2013 में, और उसके बाद हम कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात, इन सभी जगह पे हमारे डीलर्स और लोग काम कर रहे हैं। तो हमने शुरुआत तो 0 से की, लेकिन इस समय अब तक हम लगभग 1500 मशीन हम सेल कर चुके हैं मार्केट में, जो स्प्रेड है हर तरह की सॉइल में, हर तरह की स्टेट में, हर तरह की क्रॉप के साथ। कोई पोटैटो क्रॉप है विदिन 1 ईयर और ओवर लाइक लास्ट 3 ईयर्स, 13 to 15। तो इसमें हम लोग शुरुआत में ये दिक्कत थी, और ये पता भी नहीं था कि किस तरह की क्रॉप में ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूज़ तो करते हैं, प्लाउ यूज़ होता है, लेकिन स्पेसिफिक क्रॉप में होता है। लेकिन हम लोगों ने उसको, जैसे सभी लोग शुगर केन में यूज़ करते थे, हमने उसको फिर ट्राई किया तो पता लगा कि ये आलू की क्रॉप में भी बहुत सक्सेसफुल है। फिर इवन बनाना क्रॉप में, जैसे तमिलनाडु में है वहाँ बनाना क्रॉप है, तो उसके साथ सक्सेसफुल है। तो धीरे धीरे अब जब तक बढ़ रही है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लैंकिन के क्या की फंक्शंस हैं जिनसे कि फार्मर्स को बेनिफिट मिल रहा है, मतलब ऐसा क्या कर रहे हैं आप जो कि फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल है? इसमें लाइक ग्राउंड लेवल की एक्टिविटी कर रहे हैं आप, या उसके अलावा कुछ और भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं फार्मर्स प्रोवाइड करने की, जैसा क्या? देखिए, ऐसा है कि अभी जो इम्प्लीमेंट इंडस्ट्री है इंडिया में, वो बिल्कुल ही लोकल लेवल की है। हर शहर, हर गाँव में अपने इम्प्लीमेंट बनते हैं। हम लोग जो बना रहे हैं वो एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस इम्प्लीमेंट, जिससे किसान को बहुत सारे फायदे हैं। फॉर एग्जांपल, एक लोकल प्लाउ नॉर्मली उसकी लाइफ 3 से 4 साल होती है, उसको 4 साल बाद फिर से खरीदना पड़ता है। हर 4 साल के बाद भी उसकी इन्वेस्टमेंट, जिसको कह सकते हैं, जमीन में ज़्यादा पेनिट्रेट करता है, ज़्यादा बेटर इन्वर्शन होती है। जब बेटर इन्वर्शन होती है तो उसकी फर्टिलाइजर की खपत, पेस्टिसाइड की खपत
बहुत कम हो जाती है। फिर क्योंकि ये राइट इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, राइट इंजीनियरिंग डिज़ाइन होने का मतलब ये है कि ट्रैक्टर पे और जो आपका प्राइम मूवर है उस पर लोड बहुत कम आता है, आप डीजल सेव करते हैं। डीजल सेव्ड इज मनी सेव्ड। उसके अलावा जब आप डीजल सेव कर रहे हैं तो आप एनवायरनमेंट पोल्यूट होने से बचा रहे हैं। और एक मुद्दा जो आज सबसे ज़्यादा चल रहा है कि आप जो फसल का रेजिड्यू होता है, बची हुई क्रॉप होती है, उसको जला देते हैं खेत में। इसके लिए प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि उसको जलाना नहीं है, उससे पॉल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। ये क्योंकि डीप प्लॉइंग इक्विपमेंट्स हैं, ये उसको पलट के वापस मिट्टी में दबा देते हैं और वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम एनवायरनमेंट बचा रहे हैं, हम डीजल बचा रहे हैं, हम टाइम बचा रहे हैं, हम सिर्फ कंपनी की तरफ से जो फार्मर को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं उसको अच्छी तरीके से बेटर फार्म प्रैक्टिसेस क्या है वो समझा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कंपनी के लेवल से हो रही हैं। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं इंडिया में जहाँ प्लॉइंग बिल्कुल बंद कर दी गई है, रोटावेटर्स यूज़ हो रहे हैं, कम डीप प्लॉ करने वाले इक्विपमेंट यूज़ हो रहे हैं। उनसे क्या हो रहा है, नीचे हार्ड पैन तैयार हो रहा है, जमीन में पानी पेनिट्रेट ही नहीं करे, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम आ रही है, वाटर टेबल नीचे जा रहा है। तो जो इनटेंजिबल बेनिफिट्स हैं वो बहुत सारे हैं। टेंजिबल बेनिफिट डायरेक्ट जो है वो कॉस्ट की सेविंग है, टाइम की सेविंग है, डीजल की सेविंग है। इनटेंजिबल बेनिफिट है आपकी सॉइल हेल्थ सुधर रही है, आपका वाटर टेबल इंप्रूव हो रहा है, आपकी यील्ड इंप्रूव हो रही है, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है ओवरऑल एग्रीकल्चर। तो फार्मर की जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो भी सुधर रही है। सर अगर हम बात करें लैंड की प्रेजेंस की इंडिया में, तो इंडिया में लैंड की प्रेजेंस कैसी है? हम लोग शुरुआत में हमने महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र से शुरू किया। अभी हम लोग नॉर्थ में मेजर पार्ट ऑफ नॉर्थ में पंजाब हरियाणा कवर कर रहे हैं। वेस्ट में हम लोग गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका का जो नॉर्दर्न एरिया है, और मध्य प्रदेश में भी कुछ हमारे इम्प्लीमेंट किए हैं हमारे वहाँ। इसके अलावा साउथ में भी हम लोग वेरी वेल प्लेस्ड हैं, कर्नाटका और तमिलनाडु में। ये तीनों जो एरिया हैं हम लोगों ने काफ़ी हद तक कवर कर लिए हैं। हम लोग डीलर्स के थ्रू काम करते हैं, तो डीलर्स अपॉइंट करते हैं। जनरली जिले लेवल पर एक डीलर होता है, लेकिन कुछ जगह एक जिले में 2-3 भी डीलर हो सकते हैं क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा हम डायरेक्ट सेल भी करते हैं। कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो कई बार इंटरनेट के थ्रू या वो किसी फेयर में एग्जीबिशन में मिलते हैं, तो वहाँ पर वो हमसे उन्हें पता लगता है तो वो हमसे डायरेक्ट भी सप्लाई लेते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, यहाँ पे हमारे इम्प्लीमेंट काम करते हैं। सर अभी तो ये बताइएगा कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है और कम्पिटिटिव भी है इस टाइम, तो कैसे लैंडकेन आगे बढ़ रहा है इस इंडस्ट्री में? क्या स्ट्रेटेजी है, मतलब कैसे? लैंडकेन की स्ट्रेटेजी नंबर्स में बहुत ज़्यादा नंबर 1 बनने की नहीं है। हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि आने वाले सालों में हम इंडिया की बेस्ट कंपनी कहलाएं इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट टू द फार्मर्स। तो ओवरऑल ये एक निश मार्केट है जहाँ पे हम लोग अबव द रेस्ट हैं, हमें बाकी लोगों से बहुत ऊपर रहना है। और फॉर ईच एंड एवरीबॉडी दिस इम्प्लीमेंट इज नॉट देयर, वी आर देयर इन अ प्रीमियम सेगमेंट, और हम वहीं बने रहना चाहते हैं। सर लैंडकेन की कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी इसके बारे में बताना चाहिए? हम लोग जब शुरुआत की हमने तो इम्पोर्ट में क्योंकि यहाँ पे जो हम स्टील यूज़ करते हैं अपने इम्प्लीमेंट में, बड़ा स्पेशलाइज स्टील है और हमारी अपनी कॉम्बिनेशंस हैं, अपना कंपोजिशन है उसका, तो जर्मनी में यूज़ करते हैं। वो यहाँ पे बन तो सकता था लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि लोग यूज़ नहीं करते हैं उससे, हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं इंडिया में। तो हम लोगों ने फिर उस समय पर सारा हमें इम्पोर्ट करना होता था। तो जब हमने शुरुआत की तो इम्पोर्ट ही करते थे सारा। मेजरली जो हमारे पार्ट्स होते थे वो भी हम सारे इम्पोर्ट ही कर रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे हमने अपने सारे पार्ट्स, लगभग 90% पार्ट्स को हमने सब यहाँ लोकलाइज किए हैं। इसके अलावा जो हमारी रॉ मटेरियल है, मेजर स्टील जो है रॉ मटेरियल हमारा, उसको भी धीरे धीरे हम लोकलाइज कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारी वॉल्यूम बढ़ रही है तो ये लोकलाइजेशन हमारे ईजी हो जा रहा है। यहाँ पे भी हम लोगों को वो आइटम मिल सकते हैं अगर हमारी वॉल्यूम अच्छी है। तो इसके और जहाँ पे एक्सपोर्ट की बात है तो आप देखेंगे हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने ये इम्प्लीमेंट यहाँ बने हुए। सेम इम्प्लीमेंट हम जर्मनी, यूरोप में भी कर रहे हैं, जर्मनी और सारे यूरोप में जा रहे हैं, रशिया में जा रहे हैं, चाइना में जा रहे हैं, साउथ। लोकलाइजेशन के बाद भी लोकलाइजेशन से एक मतलब ये नहीं कि हमने कोई क्वालिटी में कम्प्रोमाइज़ किया, बल्कि हम उसको सेम चीज़ को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट के लिए हमने धीरे अभी हमने कंबोडिया में पहला शिपमेंट हमारा गया है,
तो अब हम नॉर्थ ईस्ट जो और ये साउथ ईस्ट मार्केट है एशिया का, उसको भी धीरे पेनिट्रेट कर रहे हैं। अभी शुरुआत की हमने, तो एक्सपोर्ट में हम लोग काफ़ी एक्टिव हैं, लेकिन सेम इम्प्लीमेंट जो इंडिया में बन रहा है, जो इंडिया में यूज़ हो रहा है, वही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम अलग से कोई बड़ा इम्प्लीमेंट या कोई ऐसा स्पेशल इम्प्लीमेंट नहीं बना रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केट के लिए, सेम इम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं। सर आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि लैंडकेन के जो मेजर प्रोडक्ट हैं वो पुलाव, पावर है और टिलर है, तो इन फ्यूचर क्या आपकी ऐसी कोई प्लानिंग है कि कोई नया प्रोडक्ट इंडिया में लेके आएंगे या कोई ऐसा कुछ? प्लानिंग है, बट अभी कैसा है, मार्केट उसके लिए रेडी होना चाहिए। वहाँ जो जर्मनी में हमारे पास रेंज है, ये तो एक पार्ट है, सॉइल कल्टीवेशन इक्विपमेंट बोल दीजिए इसमें। उसके बाद सोइंग के इक्विपमेंट हैं, सीड ड्रिल्स हैं, उसमें न्यूमेटिक सीड ड्रिल्स हैं और मैकेनिकल सीड ड्रिल्स हैं, और उसके बाद फिर स्प्रेयर्स हैं, प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जिसमें आप अलग अलग स्प्रेयर्स यूज कर सकते हैं। फिर इन्हीं इक्विपमेंट्स में भी इनसे कहीं बेहतर, कहीं हाई टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट है, लाइक वी आर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स। अभी जो हम सॉइल कल्टीवेशन इक्विपमेंट इंडिया में यूज़ कर रहे हैं प्योरली मैकेनिकल है, आपको हाथ से सब एडजस्ट करती है। फ्यूचर में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आप ट्रैक्टर के कैबिन में बैठे बैठे रिमोट से ही अपना प्लाव पीछे सेट कर सकते हो, उसको ऑपरेट कर सकते हो, उसकी डेप्थ सेट कर सकते हो, एवरीथिंग इज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स। बट आज की तारीख में उस टेक्नोलॉजी के ट्रैक्टर्स, उस टेक्नोलॉजी के प्राइम मूवर्स इंडिया में अवेलेबल नहीं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हम अगले 50-100 साल के लिए रेडी है, कोई इशू नहीं। बट हम लोग लाएंगे वैसे ही जैसे जैसे मार्केट ग्रो करता है, जैसे डिमांड आती है। तो आपको क्या लगता है इसमें हमारे मतलब क्या रीज़न है कि टेक्नोलॉजी हमारे देश की इतना आगे नहीं बढ़ रही है एज कम्पेयर अदर कंट्रीज? क्या हमारे पास लैंड कम है या फिर फार्मर्स अवेयर नहीं है उस चीज़ से? क्या एक सबसे बड़ा रीज़न तो वही है कि हमारे पास जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो बहुत कम है, 2 हेक्टेयर भी नहीं है। तो जब फार्मर के पास बड़ी लैंड ही नहीं है, तो उसको बड़ी मशीन या बड़ा इक्विपमेंट लेके कैसे काम करेगा? वो सबसे बड़ा इशू है, और उसको हैंडल करने में गवर्नमेंट्स लगी हुई हैं, लोग भी लगे हुए हैं। बट धीरे धीरे जैसे जैसे डिवाइडेशन बढ़ रहा है फैमिली में, तो रादर लैंड साइज कम ही हो रहा है। सोल्यूशन है उसका, ग्रुप फार्मिंग कर सकते हैं या कस्टम हायरिंग मॉडल्स पे जा सकते हैं। अभी गवर्नमेंट काफ़ी जोर दे रही है कस्टम हायरिंग सेंटर्स पे, जिसमें गांव में एक आदमी बड़े इक्विपमेंट लेके पूरे गांव को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो वो सोल्यूशन जिस दिन आ जाएंगे तो फिर हमारे पास मशीन्स तो रेडी हैं। सर जैसे कि इंडियन फार्मर्स की इकोनॉमिकल कंडीशन ज़्यादा अच्छी भी नहीं कह सकते हम, एक ऑन एंड एवरेज है, तो आपको क्या लगता है कि इंडियन फार्मर्स की इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसे ग्रोथ हो सकती है और उसमें लैंडकेन का क्या इनिशिएटिव है? देखिए, हम सब जानते हैं कि भी इकोनॉमिक कंडीशन सुधारने के 2 तरीके हैं। एक है कि हम यील्ड बढ़ाएं, और दूसरा है कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करें। ये 2 तरीके हैं, और हम इन दोनों तरफ भी हम लैंडकेन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फार्मर के लिए। हम हमारे इम्प्लीमेंट यूज़ करने से उसके नंबर ऑफ ऑपरेशन कम हो रहे हैं, वो कम फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड यूज़ कम करेगा, उसकी सेविंग्स हैं डीजल पे, और तो टाइम पे काम कर पा रहा है कि हम मैनेज कर सकते हैं, आपकी जैसे वेदर की कंडीशन के हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो टाइम पे काम हो रहा है। तो वो सब चीज़ें हैं जिससे कि उसकी खर्चे कम हो ही नहीं, लेकिन जो सॉइल हेल्थ मेंटेन हो रही है, आपकी बेटर पेनिट्रेशन, सॉइल एनर्जी अच्छा है, इम्प्लीमेंट जो टेक्नोलॉजिकल है, तो आपकी ईल्ड में उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। तो एक तरफ आपकी ईल्ड बढ़ रही है, दूसरी तरफ आपके कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी कम हो रहा है, दोनों तरफ ये सेफ्टी है। और यही एक तरीका है कि हम फार्मर की इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो जो फार्मर आज 1 हेक्टेयर में वो 50 कुंटल पैदा कर रहा है, अगर उसी 1 हेक्टेयर में वो 100 कुंटल करेगा या 80 कुंटल करेगा, तो वो कम रेट में भी वो ज़्यादा कमा पाएगा, और उसका जो पर क्विंटल जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। तो वो उस चीज़ में हमारा बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अब तक मैकेनाइजेशन को उस तरह से नहीं देखा जा रहा, लेकिन अब ये चीज़ गवर्नमेंट की समझ में भी आ रही है, और इसलिए गवर्नमेंट फार्म मैकेनाइजेशन का एक ड्राइव ले रही है, ताकि लोग मैकेनाइज हो फार्मर्स और उसको यूज़ करें टेक्नोलॉजी में। तो उसमें हमारा पूरा कंट्रीब्यूशन, हम तो उसी के लिए रेडी बैठे हैं। और भी कंपनीज इम्प्लीमेंट कर रही हैं, तो उन कंपनीज के मुकाबले मतलब हर कोई अपनी एक जो कंपनी है उसका प्रोडक्ट है क्वालिटी बेस पर चलता है, तो आपके प्रोडक्ट में क्या वो क्वालिटी मेजरमेंट
इंप्लीमेंट है, क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड है जिससे कि किसान आपके प्रोडक्ट को कर सकता है? देखो ऐसा है, इम्प्लीमेंट्स की इंडस्ट्री में जो भी मटेरियल यूज हो रहा है आज की तारीख में इंडिया की, लोकल स्टील यूज हो रहा है, माइल्ड स्टील यूज हो रहा है, जिसकी स्ट्रेंथ कुछ नहीं, हार्डनेस नहीं, लाइफ नहीं है। हम लोग जो इसीलिए, जैसे विजय जी ने बताया कि हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं रॉ मटेरियल। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो बोरॉन स्टील चाहिए वो इंडिया में भी नहीं मिलता है। वी आर यूजिंग बोरॉन स्टील। तो जब लाइफ लंबी होगी और वर्कमैनशिप बेटर होगी, डिजाइन बेटर होगा, तीन ही चीजें हैं। कोई भी मशीन आप ले लीजिए, पहली चीज उसका रॉ मटेरियल, दूसरी चीज उस पर वर्कमैनशिप और तीसरी चीज उसकी लाइफ। ये तीनों चीजें मिलकर क्वालिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। और वो क्वालिटी अगर आप हमारे शॉप फ्लोर पे गए, आपने देखा होगा वो हर वर्कर के एटीट्यूड में, प्लांट की साफ सफाई में, काम कैसे कर रहे हैं हम लोग, उसमें साफ दिखता है। तो लोकल इम्प्लीमेंट से ये कहीं आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं। और क्योंकि हम कहीं आगे हैं और कहीं बेटर मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो मे भी हमारी कॉस्ट भी थोड़ी सी ज्यादा है, हमारी प्राइस ज्यादा है। आई विल से हमारी प्राइस ज्यादा है बट हमारी कॉस्ट कम है। कॉस्ट रहती है जो आपको लॉन्ग टर्म में पड़ती है। महंगा रोए, एक बार सस्ता रोए, बार बार वाली बात है। तो आपको हर 4 साल में मशीन नहीं बदलनी। एक बार आपने ले लिया, जितना पार्ट क्लियर हुआ, इसमें कहीं नॉर्मली जो मार्केट में मशीन मिलती है पूरी तरह वेल्डेड मिलती है। एक बार कुछ खराब हो गया तो पुलाव आपको डिस्कार्ड करना है। यहाँ जो हम बना रहे हैं वो पूरा नटबोल्ट पे है, जो पार्ट घिस गया उतना ही बदलना है, बाकी का मशीन आपका इंटैक्ट है। तो एक बार आपने ले लिया तो 15 साल, 20 साल, 25 साल कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आपको दोबारा से इक्विपमेंट लेनी। वही आप 4 साल बाद बार बार लेते हैं तो 20 साल में 5 बार ले लेते हैं, तो इनडायरेक्टली आप 5 गुना खर्च कर रहे हैं। इनिशियली ये महंगा दिखता है लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सस्ता पड़ता है आपको। तो इसमें सर गवर्नमेंट की ओर से कोई सब्सिडी प्लान ऐसा कुछ? गवर्नमेंट सब्सिडी प्लान है, लेकिन गवर्नमेंट की सब्सिडी जैसे लॉ है तो वो लॉ को सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन जहाँ टेक्नोलॉजी की बात है, जो हाई टेक्नोलॉजी है उनको इसको सेपरेट कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो जो सबको मिलता है, जो लोकल को मिलता है, वो हमारे लिए भी अवेलेबल है। बल्कि कई बार इसमें दिक्कत ये आती है कि वो ये मानती है कि आपका इम्प्लीमेंट महंगा है और बड़ा है और बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो इसलिए आम किसान तो इसको लेगा ही नहीं। तो इसलिए वो हमारे प्रोडक्ट को डिस्कार्ड कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं, ये हम नहीं, इसको कोई लेगा नहीं। उसको सब्सिडी की जरूरत क्या है? हमारा हम जो सब्सिडी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का कहना है कि हम जो सब्सिडी दे रहे हैं वो हम छोटे किसानों के लिए दे रहे हैं, जबकि आपके जो है वो बड़े किसानों के लिए, अच्छे किसानों के लिए, मॉडर्न किसानों के लिए। ये लेकिन इससे हमारे लिए एक हर्डल बन जाता है कई बार। लेकिन फिर भी कुछ स्टेट्स तक में हम सब्सिडी में रजिस्टर हैं, लेकिन वो सब्सिडी इक्वलेंट टू एनीबडी, वो उतना ही मिलता है जितना सबको मिलता है। इसलिए कोई ऐसा अलग से कैटेगरी में नहीं मिलता, इसलिए उसका कोई बहुत बेनिफिट भी नहीं है हमारे लिए। लेकिन ठीक है, सब्सिडी के रिजीम में तो आने हैं, क्योंकि सब लोग सब्सिडी के लिए पूछते हैं, तो वो हमें करना पड़ता है। फाइनली सर मेरा क्वेश्चन ये है, आप फार्मर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या मैसेज करेंगे फार्मर्स के लिए? तो मैसेज ये है कि देखिए, हमने अच्छे सीड यूज़ किए, हमने अच्छे फर्टिलाइजर और केमिकल यूज़ किया और हमने अपनी यील्ड एक लेवल तक बढ़ाई है। अब यील्ड रुक गई है बढ़ना, अब बढ़ नहीं रही यील्ड, ये सभी के लिए एक चिंता का विषय है। और उसका सॉल्यूशन अब सबके समझ में आ रहा है कि मैकेनाइजेशन में जाना पड़ेगा। और मैकेनाइजेशन का मतलब है कि आपको पहले ज़मीन पर काम करना है, जो कि सॉइल कल्टिवेशन, उसी से फार्मर की इनकम इंश्योर होगी, क्रॉप की क्वालिटी इंश्योर होगी। जो हम लोग खा रहे हैं आज की डेट में, वो उसमें कितना ज़्यादा मतलब पॉइजनस हो गई चीज़ें, तो वो भी कंट्रोल होगा। और उसी से उसकी यील्ड बढ़ेगी तो उसकी इनकम बढ़ेगी। तो उसको ये सीरियसली समझना पड़ेगा कि मैकेनाइजेशन इज़ द ओनली वे नाउ टू मल्टीप्लाई इनकम। एंड उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी में जाएंगी तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको होगा। अगर आप नॉर्मल उसी तरह की जो आइटम लेंगे तो उसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो कॉस्ट नहीं बढ़ता है। सर आपसे आप क्या फार्मर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ताकि वो आगे बढ़ सकें, मतलब और बेनिफिट ले सकें? देखो, एक छोटी सी बात ये है कि बहुत साल हो गए हमें खेती करते हुए, लेकिन छोटे छोटे कंट्री जो हमसे बाहर में आए वो हमसे आगे निकल गए, फॉर द सिंपल रीजन कि उन्होंने लेटेस्ट, हम आज भी ट्रेडिशनल तरीकों से खेती कर रहे हैं। ट्रेडिशनल तरीकों से हम जहां तक जा सकते थे चले गए। अब वक्त है बदलने का, जितना जल्दी बदलेंगे उतना बेहतर होगा हमारे लिए, क्योंकि
सबसे बड़ी आबादी दूसरे नंबर पे हमारे ही देश में। हर मुंह को खाना देना है तो फार्मर को अपने तरीके बदलने पड़ेंगे, नहीं तो खेती धीरे धीरे जो नुकसान का सौदा बनती जा रही है, एक दिन खेती करने वाला कोई नहीं बचेगा। तो बदले, वक्त के साथ बदले और बेहतर पैसे कमाएं। मुझे जो टेक्नोलॉजी हमारी आ रही है एग्रीकल्चर में, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, सिंपल। थैंक यू सो मच सर।